हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 फेडरलिज्म के बारे में। दोस्तों, ये इसका पार्ट 1 है। इस चैप्टर को लगभग हम 2 पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे जो पिछले वाले चैप्टर के दौरान जो हमने बात की थी, जो पावर शेयरिंग के दौरान हमने बात की थी बेल्जियम और श्रीलंका के केसेस की। और उसके बाद हमने जो पावर शेयरिंग जो सिस्टम है उसको समझने की कोशिश की थी। आपको याद होगा कि बेल्जियम के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो चेंजेस किए गए थे, उसमें हमने देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो पावर्स है उसमें जो कमी की गई थी, या जो उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया था, उसको लिमिट किया गया था। और देखा था कि जो उसकी जो पावर्स है वो कहाँ पर शेयर की गई थी, स्टेट जो गवर्नमेंट्स थी उनमें शेयर की गई थी। तो आज हम और भी अच्छे तरीके से इस चैप्टर के दौरान हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पावर को और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से शेयर किया जा सकता है और कितने टाइप्स की जो गवर्नमेंट यहाँ पर का फॉर्मेशन हो सकता है। और इसके साथ ही हमने श्रीलंका में देखा था और कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने पावर शेयर नहीं किया था, तो वहाँ पर कैसी कंडीशंस या कैसी सिचुएशंस वहाँ पर क्रिएट हो गई थी। वहाँ पर हमने देखा था कि सिविल वॉर तक की नौबत आ गई थी, और वहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को राइट ना देकर मतलब और कम्युनिटीज़ के जो राइट का वायलेंस किया गया, या उनके राइट जो डिमांड्स से उनको सप्रेस किया गया। और जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को राइट दिए गए उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश की गई थी। तो कहीं ना कहीं हमने दोनों जो केस देखे थे बेल्जियम और श्रीलंका, उसमें हमने देखा था कि एक में जो पावर शेयर किया गया था, दूसरे में पावर शेयर नहीं किया गया था। तो उसी देखा हमने नतीजे भी देखे थे उसके कि जो पावर शेयरिंग किया गया था उसमें क्या बेनिफिट्स हुए थे, और जहाँ पर पावर शेयर नहीं किया गया था वहाँ पर क्या दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ी थी। तो इस चैप्टर के दौरान जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम फेडरलिज्म की, या जिसको हम बोले संघवाद। ठीक है। अब संघवाद, इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। आइए तो डेफिनेशन या इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि कि संघवाद, या जिसकी बात करें फेडरलिज्म होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द फेडरलिज्म। डायरेक्टली को आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है ये, कि फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है, या व्हाट डू यू नो अबाउट फेडरलिज्म, कि आप फेडरलिज्म के बारे में क्या जानते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कि हमने पावर शेयरिंग में देखा था, सेम वही यहाँ पर भी थोड़ा बहुत होता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, जैसा हमने बेल्जियम के केस में देखा था कि वहाँ पर क्या होता है, दो टाइप की गवर्नमेंट हमने देखी थी। एक थी आपकी सेंट्रल जो अथॉरिटी थी, और दूसरी हमने देखा था स्टेट अथॉरिटी या प्रोविंशियल जो अथॉरिटीज़ थी, हमने बात की थी। ठीक है, अदर जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट जो यूनिट्स थी उनके बीच में वहाँ पर पावर शेयर किया गया। तो ये जब इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, यानी कि जब पावर को किस किस के बीच में शेयर किया जाए, डिवाइड किया जाए, सेंट्रल जो अथॉरिटी होती है उसके बीच में, और जो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स है, जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स है, या जिनको हम स्टेट गवर्नमेंट्स बोलते हैं, उनके बीच में जब पावर को शेयर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है। तो यहाँ पर हम दो टाइप के फेडरलिज्म की बात करेंगे। सॉरी, यहाँ पर दो दो टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिनमें मेनली हम फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। यानी कि एक होती है एकात्मक गवर्नमेंट। ठीक है, इसको एकात्मक गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और इसको संघात्मक गवर्नमेंट भी बोलते हैं, संघवाद भी बोलते हैं। फेडरलिज्म जो होता है वो संघवाद भी होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो डिफरेंसेस डिफरेंस बिटवीन द फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में आप लिखिए, या जो भी है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। इस टाइप से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो हमें आगे इस चैप्टर को समझने के लिए ये सारी चीज़ें हमें बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट की। देखिए फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। इसमें जो गवर्नमेंट बनती है वो क्या होती है, पूरी एक एंटायर कंट्री के लिए गवर्नमेंट बनती है। ठीक है। और फिर वो क्या होता है, गवर्नमेंट्स एट द लेवल्स ऑफ द प्रोविंसेस एंड स्टेट्स। दो टाइप की यहाँ पर गवर्नमेंट होती है, यानी कि देर आर द टू और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी होती है जो स्टेट्स होते हैं वो स्टेट्स की अपनी अपनी गवर्नमेंट भी यहाँ पर होती है। जबकि यूनिटरी में क्या होता है, ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पावरफुल होती है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें
कि यहाँ जो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, जो सब यूनिट्स जो होती है वो सबऑर्डिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी जो ऑर्डर्स है वो पास करती है स्टेट गवर्नमेंट को। जबकि हम यहाँ पर देखेंगे कि जो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो होती है बोथ एंजॉय पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ठीक है, अपने आप में क्या है, दोनों के अलग अलग जो पावर्स होती है, अपने अपने जो क्षेत्र सॉरी अधिकार क्षेत्र होते हैं या जुरिस्डिक्शन एरियाज होते हैं जिनमें वो क्या करते हैं, अपनी अपनी पावर्स को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेनली क्या डिफरेंस देखा अभी 2 पॉइंट्स में, कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, और यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही लेवल ऑफ द ओनली 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होता है जिसकी हम बात करें। और जो अदर जो अदर जो गवर्नमेंट्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स या जो सब यूनिट्स जो होती है वो सबऑर्डिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, अब बात करते हैं आगे फेडरल जो गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ऑन एंड नॉट आंसरेबल टू द सेंटर। फेडरल गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, या जिनको हम सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स बोलते हैं, वो क्या होती हैं, जो अपने आप में उनके पास एक पावर होती है, अपनी पावर होती है। ठीक है, और वो सेंट्रल को आंसरेबल नहीं होती कि उनको सेंटर को कोई आंसर देना है, वो दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फेडरल सिस्टम में क्या देखा मेनली, कि यहाँ पर 2 टाइप की गवर्नमेंट्स होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री के लिए जो लॉ मेकिंग करती है, और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर अपने स्टेट के लिए क्या करती है, लॉ मेकिंग करती है। और दोनों का जो जुरिस्डिक्शन जो एरियाज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में हमने देखा था कि यहाँ पर सिर्फ एक 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, और जितनी भी जो सब यूनिट्स होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होती है। और सेंटर कैन पास ऑर्डर टू द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंटर ही पास करती है, वहाँ पर जितने भी जो ऑर्डर्स पास करती है वो कौन पास करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पास करती है यूनिटरी गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम में। ठीक है, अब फेडरल का अगर हम एग्जांपल देखें तो यूएसए, और यूनिटरी गवर्नमेंट का अगर हम एग्जांपल देखें तो यूनाइटेड किंगडम को हम ले सकते हैं। तो आई थिंक या आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो जितने भी ग्रीन कलर में आपको जो कंट्रीज़ दिख रहे हैं, ये वाले जो जितने भी हैं, चाहे हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, यूएसए वगैरह जो भी है, इधर साउथ अमेरिका में भी कुछ पार्ट है, ये रसिया, इंडिया, ये जितने भी जो कंट्रीज़ हैं ये सारे क्या है, फेडरल कंट्रीज़ हैं। और जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं ये वाले कंट्रीज़ जो हैं, चाहे वो अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ है, यूरोप के मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं, उनमें आज भी कौन सा सिस्टम अडोप्ट किया गया है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडोप्ट किया गया है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इनके नाम भी देख सकते हो मैप में जाके। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, या जो फेडरलिज्म है उनकी क्या विशेषता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो हम फेडरलिज्म की जो विशेषता है उनको जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फेडरलिज्म है उसमें हमने देखा था हैज़ 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो हमने देखा था कि यहाँ पर 2 और 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जिनमें क्या होता है, सबसे ऊपर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री के लिए लॉज बनाती है। उससे नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए लॉज बनाती है। और उसके नीचे भी हो सकती है कि लोकल गवर्नमेंट्स यहाँ पर हो, जिनको हम लोग पंचायती सिस्टम इंडिया में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए 1, 2 और 3 टायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में देखने को मिलती है आपके। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो फेडरल सिस्टम है हैज़ 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ईच लेवल हैज़ इट्स ओन पावर और ज्यूरिसडिक्शन। जैसा कि हमने बात की कि इसमें जो अलग अलग जो टायर्स होते हैं, अलग अलग जो लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनकी क्या होती है अपने अपने जो मतलब जुरिस्डिक्शन एरियाज होते हैं, अपनी अपनी पावर्स होती है। और इनका सबसे बड़ी बात है कि ये सेम जो एक नागरिक समूह होते हैं, सारे जो सिटीजन्स होते हैं एक ही कंट्री के सिटीजन्स को क्या करती है, गवर्न करती हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की जो सरकारें हैं, लेकिन एक ही जो यहाँ पर क्या करती है, गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। ठीक है, यानी कि सेम सिटीजन्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको पता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए यहाँ पर लॉज बना रही है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बना रही है। लेकिन सिटीजन्स तो सेम है, चाहे वो अगर स्टेट में तो पर्टिकुलर स्टेट के हो गए, लेकिन अगर कंट्री की बात करेंगे तो सारे कंट्री में भी वो लोग वही लोग होंगे जो मिलकर कंट्री बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि
जो ईच लेवल है, जो गवर्नमेंट का जो ईच लेवल होता है उसकी अपनी खुद की पावर होती है और उसका खुद का जुरिस्डिक्शन एरिया होता है, ठीक है। जुरिस्डिक्शन इज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो जुरिस्डिक्शन जो एरियाज हैं या इनके जो अधिकार क्षेत्र हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो अधिकार क्षेत्र है उनका वर्णन कहाँ किया गया है, संविधान में किया गया हमारे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में उसको स्पेसिफाइड किया गया कि कौन से एरियाज में या कौन से सब्जेक्ट्स के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी और कौन से जो सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाएगी। अब इसका जो आगे हम देखेंगे जब हम इसको इंडिया के बिहार में जब बात करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया में जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसमें जो यहाँ पर 3 लिस्ट की हम बात करेंगे, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करेंगे। तब हम देखेंगे इस ज्यूरिसडिक्शन को कि कैसे स्पेसिफाइड किया गया है। यानी कि हम यहाँ पर इसको हमें सिर्फ ये चीज़ देखना है कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पर स्पेसिफाइड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्पेसिफाइड होता है, ओके। और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी यहाँ पर होती है कि उसकी अपनी अथॉरिटी होती है, ओके। अब आगे बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन बी चेंज्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ द बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई ऐसे चेंजेस हमें करने हो, ऐसे अमेंडमेंट अगर हमें करने हो कॉन्स्टिट्यूशन में जो किसी स्टेट के भी राइट्स को जो जिसकी बात करें कि स्टेट की जो पावर है उसको लिमिट करने की कोशिश करता है, ऐसे जो भी अमेंडमेंट्स होंगे, ऐसे जो भी यहाँ पर हम देखें कि चेंजेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ऐसे चेंजेस क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट की वहाँ पर कंसेंट लेना जरूरी होता है कि जितने भी स्टेट्स हैं उनकी कंसेंट भी वहाँ पर होगी। तो ऐसे कोई भी चेंजेस अगर यहाँ पर किए जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स की जो भी वहाँ पर आपको क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन बी चेंज विद ओनली विद द कंसेंट ऑफ द बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर बोथ लेवल और ऑफ गवर्नमेंट कौन से आपके, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। आगे देखिए, कोर्ट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब अगर मान लीजिए कोई कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि विच आर द पावर ऑफ अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, और स्टेट गवर्नमेंट की कौन से पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और कौन से पावर्स जो है ये जो स्टेट गवर्नमेंट है। अगर ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट होता है, ऐसे कोई जो यहाँ पर अगर डिस्प्यूट्स होता है तो उसका डिसीजन कौन लेता है, कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ पर, जो सुप्रीम कोर्ट है एज ए एम्पायर काम करता है, तो सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड इट, ओके। कि सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसको इंटरप्रेट करने का जो राइट है वो किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को। कि सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेगा कि किसकी पावर कौन से लेवल की है या कौन सी गवर्नमेंट की है, कौन सी पावर किस गवर्नमेंट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट इज द अंपायर ऑफ इफ डिस्प्यूट्स अराइज विद द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में या डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, डिस्प्यूट्स यहाँ पर आते हैं या कन्फ्लिक्ट्स रेज होते हैं, तो उनका जो डिसीजन होगा, उनका जो रिजोल्वेशन होगा या रिजोल्व कौन करेगा उनको, सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्रिकेट जब खेलते हैं हम लोग तो वहाँ पर जब कोई डिसीजन लेना होता है तो वहाँ एक अंपायर खड़ा कर दिया जाता है पहले से ही। तो यहाँ पर जो अंपायर की जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट। कि यहाँ पर दो टीमें हैं, एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। अगर इनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट रेज होता है या कोई डिस्प्यूट होता है किसी भी पावर से रिलेटेड, तो उसका जो रिजोल्व करेगा, उसके बारे में डिसीजन जो लेगा वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। और ये जो डिसीजन ले सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा वो कैसे लेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है वो उन चीज़ों को देखकर, ठीक है। तो ये आई थिंक ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको। फिर आगे बात करते हैं, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। और जितने भी यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो वित्तीय स्वायत्ता की बात करें या जो फाइनेंशियल जो ऑटोनॉमी है उसको डिसाइड करने के लिए, ठीक है, उसकी बातें अगर हम करें तो वो कहाँ पर क्लियरली मेंशन है। देखो, सोर्स ऑफ रेवेन्यू कि किसके पास कौन से रेवेन्यू के सोर्स होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन से रेवेन्यू के सोर्स होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन से रेवेन्यू के सोर्स होंगे। इसको जो डिसाइड करने का जो है वो कहाँ पर है,
देखिए क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी जो मेंशन है कि कौन सी सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के होंगे और कौन से सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो जो स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि वित्तीय स्वायत्ता या जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की जो सरकारें हैं, ठीक है, उनके लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत भी निर्धारित किए गए हैं और रेवेन्यू जो सोर्स है वो भी डिसाइड किए गए हैं कि किसके पास कौन सा रेवेन्यू सोर्स होगा। अब लास्ट की फीचर है इसका, द फेडरल सिस्टम थस है ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फेडरल सिस्टम है या जो संघीय शासन व्यवस्था है उसमें यहाँ पर ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टू सेफगार्ड एक होता है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि एक तो ये क्या करेंगे कि यूनिटी, जो कंट्री की यूनिटी है, देश की एकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही क्या करते हैं ये, वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटीज़। एक तो ये क्या करेंगे, कंट्री की जो यूनिटी है उसको बढ़ावा देंगे और उसको सेफ गार्ड करेंगे, उसको सेव करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। और साथ ही जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं या जो हमारे क्षेत्रीय विभिन्नताएं जिनको हम लोग बोलते हैं उनमें भी सामंजस्य यहाँ पर बिठाने की कोशिश करेंगे या उनका भी रेस्पेक्ट यहाँ पर वो करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो फेडरल सिस्टम है उसके जो ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। एक तो है कि सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड सेकेंड वन इज द सेम टाइम अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। एक तो यूनिटी को सेफगार्ड करेंगे और प्रमोट करेंगे, और दूसरी बात है कि जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ है उनको भी अकोमोडेट या सामंजस्य बिठाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो की फीचर्स देखे फेडरलिज्म के, वो कितने की फीचर्स देखे, 7। ठीक है, 1 2 3 4, ओके, ये 5 6 और 7, ये जो की फीचर्स है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब हर, ये मान के चलिए कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम या फेडरल गवर्नमेंट। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखें। अब यहाँ पर देखिए जो की फीचर्स हमने देखे उनसे कुछ एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं। देखिए, टू क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एन आइडियल फेडरलिज्म, की एक आइडियल जो फेडरलिज्म बनता है वो किस टाइप से बन सकते हैं, कौन से जो यहाँ पर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो पहला हमने देखा है गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पर जो डिफरेंट लेवल्स की जो गवर्नमेंट है उनको क्या करना पड़ेगा, एग्री होना पड़ेगा पावर शेयरिंग के लिए। जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा था कि वहाँ पर अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो गवर्नमेंट्स बनी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट थी, फिर हमने देखा कि वहाँ की जो कैपिटल सिटी थी ब्रसेल्स, उसमें एक अलग से गवर्नमेंट बनाई गई थी ताकि पावर को शेयर किया जा सके। उसके अलावा भी हमने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी वहाँ पर देखी थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फेडरलिज्म का एक आइडियल फेडरलिज्म के लिए जो एस्पेक्ट है वो सबसे पहले ये है कि उसमें पावर शेयरिंग के लिए यहाँ पर दोनों को एग्री होना पड़ेगा। ओके, गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, दोनों को कुछ रूल्स बनाकर पावर शेयर करने की यहाँ पर ज़रूरत होती है। ठीक है, दूसरा है ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर मस्ट बी देयर, और दोनों साथ में, दोनों को साथ में रखने की दो ही चीज़ें यहाँ पर कि दोनों के बीच में क्या हो, ट्रस्ट और कुछ एग्रीमेंट्स यहाँ पर किए गए हो ताकि वो दोनों क्या कर सके, मतलब एक साथ रह सके और एक साथ अपना परफॉर्मेंस दे सके। तो यहाँ पर हमने, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच आर द टू क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एन आइडियल फेडरलिज्म, यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पर दो टाइप के हमने जो दोनों चीज़ें आप लिख सकते हो। ओके, आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है फेडरल जो सिस्टम है, ठीक है, ये जो फेडरल सिस्टम है उसको भी जो यहाँ पर फॉर्म करने के टू टाइप्स हो सकते हैं, यहाँ यानी कि देर आर द टू काइंड्स ऑफ द रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। यानी अगर हम बात करें कि जो ये फेडरेशन है, फेडरल गवर्नमेंट जो बनती है वो दो टाइप से यहाँ पर बन सकती है, जिसमें दो तरीके से हम यहाँ बात करेंगे कि कैसे कैसे फेडरल सिस्टम में भी दो टाइप की गवर्नमेंट से यहाँ बन सकती है। एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। अब यहाँ पर देखिए कमिंग टुगेदर में क्या है, अब ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो यहाँ पर देखिए कि कमिंग टुगेदर में कौन कौन सी चीज़ें हैं या इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स या स्पेसिफिकेशन कौन कौन से है। तो देखिए, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ऑन फ्रॉम बिगर यूनिट। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स हैं वो एक साथ आते हैं यहाँ पर। यहाँ ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो क्या करेंगे, स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ऑन फ्रॉम
फॉर्म बिगर यूनिट। जो इंडिपेंडेंट स्टेट, अलग अलग जो स्टेट्स है वो एक साथ आते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ और एक बड़ी यूनिट वहाँ पर बनाते हैं, यानी कि जो संघीय शासन व्यवस्था होती है। ठीक है। अब उनमें जो दो या दो से अधिक जो स्वतंत्र जो कंट्रीज या स्टेट्स, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगी, वो साथ में लेकर एक बड़ी इकाई या बड़ी यूनिट का यहाँ पर फॉर्म करेंगे। ठीक है। दूसरा, जबकि होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट एंड सेंटर्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो बड़ी कंट्रीज़ होती है, जो जिनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ होती हैं, बहुत एरिया उनका बड़ा होता है, पॉपुलेशन वाइज बड़ी होती है, वो क्या होता है अपने गवर्नेंस को इजी बनाने के लिए, जो गवर्निंग सिस्टम है उसको ठीक से चलाने के लिए क्या करती हैं, अपने से उसको क्या कर लेती है, पावर को डिवाइड करती है किसके बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स एंड सेंटर के बीच में वहाँ पर पावर को डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले एक बार हम जो कमिंग टुगेदर की बात कर लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम होल्डिंग टुगेदर की बात करेंगे। इंक्रीज सिक्योरिटी बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। यहाँ पर अगर हम बात करें, जो इसमें क्या होता है ना कि इसमें दोनों जो स्वतंत्र राष्ट्र है या जो इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स हैं वो अपनी सॉवरेनिटी को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जो यानी कि यहाँ पर जो ड्यूअल सिटीजनशिप हो सकती है, यानी कि दोहरी नागरिकता यहाँ पर हो सकती है। जैसे यूएसए का है, अगर मान मान लीजिए कि अगर बात करें कि वहाँ पर दो टाइप के पासपोर्ट बनते हैं, एक यूएसए के नाम से और एक अमेरिका के नाम से अलग अलग बनते हैं। एक यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और दूसरा जो अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ पर उन स्टेट्स के नाम से उनकी एक नागरिकता, तो उनकी एक सिटीजनशिप तो कौन सी हो गई, यूएसए की हो गई। और एक हो गई उसके भीतर जो जितने भी जो स्टेट्स आ रहे हैं उनकी अपनी खुद की नागरिकता। अगर हम बात करें जैसे कि इंडिया के बिहाफ में बात करें कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। अगर इंडिया में दो ड्यूअल सिटीजनशिप होती तो कैसे होती कि एक तो हम इंडियन, हमारी जो सिटीजनशिप होती इंडियन होती, दूसरे हम जैसे मान लीजिए राजस्थानी है, पंजाबी है, बिहारी है, या जो कि बोले हम किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर अगर हम बोलते तो फिर हमारी एक सिटीजनशिप आइडेंटिटी अलग से एक स्टेट की भी होती। तो यहाँ हम इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सिर्फ हमारी आइडेंटिटी क्या है, एकमात्र इंडियन है कि वी आर ओनली इंडियंस, हमारे पास कोई स्टेट की नहीं है। लेकिन इस वाले जो सिस्टम में यहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप हो सकती है, आइडेंटिटी हो सकती है कि एक स्टेट की हो सकती है, और एक जो सेंट्रल जो बिगर यूनिट बना रहे हैं उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर। यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर सारे जो स्टेट्स होते हैं उनके पास सेम पावर होती है, इक्वल पावर होती है। क्यों? क्योंकि सब एक साथ आकर अपनी एक बिगर यूनिट बना रहे हैं, एक बड़ी यूनिट बना रहे हैं अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर। इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ये जो कंट्रीज़ है इनमें किस टाइप का फेडरलिज्म पाया जाता है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है। अब बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर का। तो होल्डिंग टुगेदर में एक पॉइंट हमने देखा है कि लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेंट्रल यूनिट। जो बड़ी कंट्रीज जो होती है, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज होती है, वो क्या करती है अपनी पावर को डिवाइड करने के लिए, अपनी पावर को थोड़ा सा मतलब गवर्निंग सिस्टम को ईजी बनाने के लिए वो जो पावर को या डिवाइड करती है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पावर को यहाँ पर डिवाइड कर लेती है। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार सेंटर इज़ मोर पावरफुल वाइज द स्टेट्स। यहाँ पर अब सेंटर ज़्यादा पावरफुल होता है बजाय स्टेट गवर्नमेंट्स के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे कंट्री के लिए यहाँ लॉज बना रही है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बनाती है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। क्यों? क्योंकि वो पूरी कंट्री को गवर्न करने के लिए लॉज बना रही है। ओके। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। यहाँ पर जो अलग अलग जो स्टेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें जो अलग अलग स्टेट्स हैं, वैसे तो अधिकतर में समान अधिकार ही होते हैं, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में क्या होता है, किसी किसी जो स्टेट को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। तो अलग अलग पावर भी हो सकती है कि कुछ जो स्टेट्स हैं उनके पास ज़्यादा पावर है, कुछ स्टेट्स हैं उनके पास कम पावर है। तो ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट को कोई विशेष अधिकार तो नहीं दिया गया है। इनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम वगैरह इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर के बीच में क्या डिफरेंस है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो आपको ये क्लियरली
जो समझ में आना चाहिए कि क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। तो इस वीडियो के दौरान हम इतनी ही बात करेंगे दोस्तों। आगे आने वाले जो सेकंड वीडियो होगा इसमें आगे बात करेंगे और इंडिया के बिहाफ में बात करेंगे कि इंडिया में किस टाइप का जो फेडरलिज्म है और कैसे एक जो इंडिया है वो फेडरल जो कंट्री बनता है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।